नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने थर्ड ईयर में फिजिक्स फर्स्ट में ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम प्रारंभ किया था। हमने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बतलाई थी और मैंने बतलाया था कि किस प्रकार से हम जो ब्लैक बॉडी हैं रेडिएशंस हैं उनकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ के डिफरेंट टेम्परेचर पर ग्राफ खींचते हैं और जो ग्राफ कर्व हमको प्राप्त हो रहे हैं उनका विश्लेषण कल हमने किया था। आपको ध्यान होगा मैंने फिर बताया था कि इन विकिरणों का जो स्टडी है वो वैज्ञानिक रेले और जीन्स के द्वारा किया गया और रेले जीन्स ने इन सिद्धांतों के लिए जो विकिरण है उनको हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह माना था। साथ ही उन्होंने ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत का प्रयोग किया था। एनर्जी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी का उन्होंने प्रयोग किया और उसके अनुसार जो दोलित्र है ऑसिलेटर है उसकी कुल ऊर्जा का मान kT होता है। उस kT का उपयोग किया और उपयोग करने के पश्चात उन्होंने एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था। एनर्जी डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वह मान था 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू kT। ध्यान दीजिएगा, इस एनर्जी डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है इसका अर्थ हुआ टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें जो kT का एक्सप्रेशन है यह दोलित्र की कुल ऊर्जा के मान को बता रहा है जो ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत से हमको मिल रही है। हमने इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी को देखा है और हमने देखा कि जब फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा बढ़ने लगता है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस केस में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल रिजल्ट्स दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। दोनों की जो ब्रांच हैं वो डायग्राम में पैराबोला की तरह ब्रांच दिख रही है। तो यह इस बात का संकेत है कि निश्चित रूप से इस नॉलेज को जो क्लासिकल फिजिक्स पर आधारित थी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ेगा। यह दिन था 14 दिसंबर 1900 का जब जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक ने इस प्रॉब्लम को टैकल किया और उन्होंने बतलाया कि वैज्ञानिक रेले और जीन्स के द्वारा जो कुछ कार्य किया गया है वह किया गया कार्य ठीक है, उसमें सिर्फ एक संशोधन करना चाहिए और वह संशोधन है कि हम ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत का प्रयोग नहीं कर सकते। ऊर्जा का उन्होंने बताया कि जो मान होता है वो क्वांटाइज होता है और अपने इस प्लैंक रेडिएशन लॉ के लिए उन्होंने कुछ अपने मूलभूत बातें बतलाई और उसके अनुसार उन्होंने कहा कि जो रेडिएशंस है हम इसको हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह मान सकते हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि इनका एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन है यह कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता बल्कि यह डिस्क्रीट होता है और उसके लिए उन्होंने एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया था E = NH²। n यहाँ पर एक इंटीजर है, अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन हो अथवा ऊर्जा का अवशोषण हो तो ऊर्जा का जो एक न्यूनतम मान होगा यह न्यूनतम मान hν है। इस hν के पूर्ण गुणज में ही ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होगा। अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी का मान होगा वह मान E0 = hν होगा। इन मूलभूत सिद्धांतों की मदद से वैज्ञानिक प्लैंक ने रेडिएशन लॉ ड्राइव किया और उसको ड्राइव करने के लिए आप देखिएगा हम एवरेज एनर्जी का मान निकाल रहे हैं और एवरेज एनर्जी के मान निकालने के लिए उन्होंने नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन स्टेट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से यूज़ किया था और मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार किसी भी स्तर में जो दोलित्र की संख्या होती है वह संख्या दी जाती है समेशन ऑफ
ए ई की पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी। तो अगर हम मैक्सवेल के वेग वितरण नियम की पालना करें और मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का प्रयोग करें तो हम एवरेज एनर्जी के मान को निकाल सकते हैं। आप देखिएगा इस समीकरण में मैंने एवरेज एनर्जी के मान को निकालने के लिए 2 लीटर की कुल ऊर्जा में जो 2 लीटर की संख्या है उसका डिवाइड किया है, और इस सब्स्टिट्यूशन से जो किस प्रकार की समीकरण बन रही है आप देखिएगा। हमने एच न्यू बाई के टी को x कहा है, देयरफॉर ई की पावर माइनस एन एक्स एक इनफाइनाइट सीरीज हो गई है जिसको हम 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x लिख सकते हैं। समेसन ऑफ ई की पावर माइनस एन एक्स जो होगा वो a अपॉन 1 माइनस आर होगा, अर्थात 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो गया है। हमने इसको दोनों पक्षों से डिफ्रेंशिएट कर दिया है। इस प्रकार के जो सब्स्टिट्यूशन लिए गए हैं हमने उसमें क्या सब्स्टिट्यूशन यूज लिया है, एच न्यू बाई के टी इज इक्वल टू एक्स। तो अब इस रिजल्ट का हम प्रयोग करें, जो एवरेज एनर्जी का रिजल्ट है एन एच न्यू, हम उसमें के टी एक्स लिख दिए हैं और एच न्यू बाई के टी के स्थान पर एक्स लिखा है। तो एवरेज एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वह हो गया है के टी एक्स समेसन ऑफ एन ई की पावर माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ ई की पावर माइनस एन एक्स। आप देखिएगा हम के टी एक्स को एक तरफ ले रहे हैं और ये जो एक्सप्रेशन है, जो रिजल्ट आ रहे हैं समेसन ऑफ एन ई की पावर माइनस एन एक्स और डिनोमिनेटर में समेसन ऑफ ई की पावर माइनस एन एक्स, इन दोनों का हम मान सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इन दोनों का जो मान है वो हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया है। इस मान को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें एवरेज एनर्जी का जो मान प्राप्त होता है वह मान है के टी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1। तो रेले जीन्स के द्वारा जो एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाला गया था उस एक्सप्रेशन में के टी के स्थान पर अब हम के टी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 लिखेंगे। तो उस केस से एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा ई न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू इज मल्टीप्लाइड बाई के टी एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1। x की जो वैल्यू है एच न्यू बाई के टी है, हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो के टी कैंसिल आउट हो जाता है और फाइनल फॉर्म रह जाएगी 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। आप देखिएगा इस प्रकार की ये जो फॉर्म है ये बन गई है और एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन आया है 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ये जो रिजल्ट आया है यह रिजल्ट प्लैंक रेडिएशन लॉ कहलाता है और प्लैंक रेडिएशन लॉ इंटेंसिटी के साथ में लो फ्रीक्वेंसी पर हाई फ्रीक्वेंसी पर दोनों में ही मैच होता है, अर्थात इस समीकरण की सहायता से जो प्रायोगिक परिणाम है और सैद्धांतिक परिणाम है दोनों आपस में मेल खाते हैं। यह समीकरण जो एनर्जी डेंसिटी का निकाला गया है, आप इस समीकरण से परिचित हैं। यह समीकरण सेकंड ईयर में आपने ऑप्टिक्स में लेज़र में पढ़ा हुआ है, जहां हमने आइंस्टीन कोफिशिएंट वगैरह निकाले हैं और इस प्रकार की जो ये रिजल्ट निकल के आता है यह प्लैंक रेडिएशन लॉ निकल के आता है और इसके आधार पर फिर आगे उपयोग करते हुए वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या भी दी है। धन्यवाद।